हेलो बच्चों, आज हम लोगों को टेस्ट पेपर 06 का डिस्कशन करना है, जिसके बच्चों टॉपिक थे थर्ड ए फोर्थ ए ग्रुप हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक विद एरोमेटिक दैट इज बेंजीन एंड टॉलुइन और सॉलिड स्टेट। तो आपने इसमें मुझसे बच्चों 18 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आइए वन बाय वन इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कुछ नए पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे जो आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, ये रहा आपके सामने। When diborane react with Lewis base, then cleavage of diborane occurs. In this type cleavage, Lewis base cannot be। देखिए साफ साफ ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो डाइबोरेन होता है और ये 4 एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और ये बॉन्ड एंगल होता है 97 डिग्री का। साथ में आपको एक बात ये भी मालूम होगी, मैंने बताई होगी आप लोगों को, कि ये 4 एक्सियल हाइड्रोजन और ये 2 बोरॉन एटम्स, ये सब के सब एक ही प्लेन्स में होते हैं, जबकि जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक ऊपर होता है और एक नीचे की तरफ होता है। यहां पर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, यहां पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 4 बॉन्ड बनाए हैं, sp3 होता है, बट इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। आपको यह भी मालूम होगा लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लुईस एसिड। डाइबोरेन जो होते हैं कलरलेस टॉक्सिक गैस होती है, यह भी आपको बच्चों मालूम होगा, नोट्स में लिखा होगा। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा है कि डाइबोरेन को जब किसी लुईस बेस से हम ट्रीट करते हैं, लुईस बेस फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं टर्सरी एमीन ले सकते हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, आप THF ले सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफुरॉन। ये क्या करते हैं, इस प्रकार से इस डाइमर को तोड़ देते हैं और ये जो BH3 बनता है जिसमें बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं और इस मोनोमेरिक फॉर्म को स्टेबलाइज करते हैं। ये जो बोरॉन हाइड्राइड होता है, ये डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने की। वो अलग बात है कि डाइमर बनाने के बावजूद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर कोई ऐसी चीज इसको मिल जाए जो अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे, तो इसको डाइमर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बच्चों, यही काम किया लुईस बेस ने। लुईस बेस अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म को स्टेबलाइज कर देते हैं, तो डाइमेरिक फॉर्म बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है कि डाइबोरेन लुईस बेस के साथ क्लीवेज रिएक्शन शो करते हैं इस प्रकार से। लेकिन बच्चों यहां पर आप अमोनिया नहीं ले सकते। अमोनिया क्यों नहीं ले सकते, अगर डाइबोरेन में आप अमोनिया डालते हैं तो सबसे पहले एक एडक्ट बनता है, आयनिक एडक्ट होता है, और इस एडक्ट को अगर आप गर्म कर दें तो हमें इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6 मिल जाता है। इसलिए अमोनिया का यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, अमोनिया नहीं हो सकता, क्योंकि अमोनिया लेने पर क्लीवेज रिएक्शन नहीं होती है, बल्कि पहले एक आयनिक एडक्ट बनता है जिसको गर्म करने पर हमको इनऑर्गेनिक बेंजीन प्राप्त होती है B3N3H6। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है आपने इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 कहां हो भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पेश किया जाए, ये रहा आपके सामने। देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट,
सही नहीं है, अर्थात कितने गलत है। फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछे जा रहे हैं, आइए करते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ थर्ड ए डायरेक्ट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, गलत। आपको मालूम होना चाहिए थर्ड ए ग्रुप के सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करते हैं। ऑक्सीजन से तो और सभी लोग भी कर सकते हैं, बट नाइट्रोजन से सिर्फ यही दोनों करते हैं। और बोरॉन नाइट्राइट, यहां पर एल्यूमिनियम नाइट्राइट, यहां पे बोरॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अदर एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और अपना +3 स्टेट का ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन थैलियम जो होता है वो +3 स्टेट के साथ साथ +1 स्टेट का ऑक्साइड भी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन करने की टेंडेंसी सिर्फ दो लोगों के पास होती है, बाकी सभी लोग ऑक्सीजन से कर सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन से नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों गलत हो गया। बोरॉन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्यूमिनियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन इट्स ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, नोट्स में लिखवाया गया है। गैलियम ड्यू टू इट्स लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन थर्ड ए ग्रुप यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। देखिए दो बातें लिखी हैं, दोनों बातें सही लिखी है, लेकिन दोनों बातों को जोड़ दिया तो खेल गड़बड़ हो गया। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या बात है भाई, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये बात सही है। और गैलियम का इस्तेमाल हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में करते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में इस्तेमाल लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण नहीं होता है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है। क्योंकि गैलियम तो तुरंत मेल्ट कर जाता है, लेकिन इस लिक्विड को वेपर में बदलना बहुत टेढ़ी खीर होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो गैलियम है वो हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री तक भी लिक्विड की तरह रहता है। इसलिए गैलियम का इस्तेमाल करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में। तो हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में इसका यूज क्यों हो रहा है? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट के कारण नहीं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के कारण। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। इन aqueous phase बोथ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म टेट्राहेड्रल आयन। यहां पे बच्चों कुछ गलत है। बोरॉन जो होता है वो टेट्राहेड्रल आयन बनाता है ऑफ टाइप ये बच्चों, और जो अदर एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं लाइक दिस। तो टेट्राहेड्रल भी बनते हैं लाइक बोरॉन जो बनाता है। जब इनके ये कब बनते हैं? ये बनते हैं जब इनके ट्राई हैलाइड हाइड्रोलाइज किए जाते हैं। थर्ड ए ग्रुप के ट्राई हैलाइड जब हाइड्रोलाइज किए जाते हैं तो इस प्रकार के टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। टेट्राहेड्रल बोरॉन बनाएगा और दूसरे लोग जो होंगे वो ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं। बोरॉन ऑक्टाहेड्रल नहीं बना सकता है क्योंकि बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ टेट्राहेड्रल बनाएंगे, ये काम गलत है। तो कितने फॉल्स स्टेटमेंट है? 1 2 3 फॉल्स स्टेटमेंट है। सो द आंसर इज थर्ड। बच्चों 5वीं के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा है, ये एनसीईआरटी की सारी पॉइंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपने पूछा है, ये है भाई 7। क्या चाहते हो तुम? आयो। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट का मतलब क्या चाह रहे हैं? फॉल्स स्टेटमेंट चाह रहे हैं। डाइबोरेन आर कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस, बिल्कुल सही, मैंने अभी बताया। इन डाइबोरेन 2 बोरॉन एटम एंड 2 ब्रिज हाइड्रोजन लाई इन सेम प्लेन, गलत है। बोरॉन एटम
और एक्सियल हाइड्रोजन सेम प्लेन में होते हैं। ध्यान रखिए, ब्रिज वाले सेम प्लेन में नहीं होते हैं, गलत हो गया। ब्रिज वालों का एंगल 120 बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ब्रिज वालों का एंगल होता है 97 डिग्री। sp3 होता है, ये बात तो सही लिखी है, लेकिन ये बात गलत लिखी हुई है। डाइबोरेन की रिएक्शन जब आयनिक हाइड्राइड से कराते हैं तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बिल्कुल सही बात ये भी लिखी है बच्चों। आप याद करिए, आपको नोट्स में पढ़ाया गया है। ये देखिए, आप डाइबोरेन की रिएक्शन NaH से करा दो, आयनिक हाइड्राइड है, तो आपको NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। आप NaH की जगह पर अगर LiH लेंगे तो इसकी जगह पर LiBH4 कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। इसलिए ये बात बिल्कुल सही लिखी है। डाइबोरेन जब आयनिक हाइड्राइड से रिएक्शन करती हैं तो इस प्रकार से टेट्राहाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो कितने स्टेटमेंट फॉल्स हैं? 2 स्टेटमेंट फॉल्स हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सेकंड आंसर होगा। 7th के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है। बहुत ही अच्छे पेपर्स हैं। इन पेपर का मोटिव है कि एनसीईआरटी की मैक्सिमम लाइंस मैं कवर कर सकूं, इसलिए स्टेटमेंट वाले मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। अगर यही कोरोना का लॉकडाउन ना हुआ होता और जैसा कि हम लोग सोचे बैठे हुए थे कि हम लोग जो है 1 मई से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चालू नहीं हो पाई, तो मैंने ये ऑनलाइन में 4-4, 3-3 चैप्टर से पेपर बनाना शुरू किया। अब 45 क्वेश्चनों की बाउंडेशन होती है, इसीलिए स्टेटमेंट वाले सवाल मैं बनाता हूं ताकि एनसीईआरटी की मैक्सिमम लाइन कवर की जा सके। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, बहुत अच्छे पेपर है ये एनसीईआरटी से। आप इनको विधिवत जरूर सॉल्व करिएगा घर पर, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। मेरे इस पेपर में अगर 35 to 40 के बीच में आप अगर हैं तो आप बेस्ट माने जाएंगे। 30+ अगर आप हैं तो आप अच्छे माने जाएंगे, लेकिन इसके नीचे मत जाइए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहाँ हो भाई? अच्छा ये रहा भाई, चलो तुम भी आ जाओ। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? गलत नहीं है मतलब सही है, हमें ट्रू ढूंढना है। टिन इज द ओनली एलिमेंट ऑफ 4th ग्रुप विच डिकम्पोज वाटर। फैक्ट है, आपने नोट्स में पढ़ा होगा। टिन जो होता है वो आयरन के तरीके स्टीम को डिकम्पोज करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन यूज्ड इन सेमीकंडक्टर एंड रिफाइंड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए कितनी बातें इस पॉइंट में है। सेमी कंडक्टर में यूज होते हैं और जोन रिफाइनिंग से इनका रिफाइनिंग किया जाता है। एक्सेप्ट CO ऑल अदर मोनो ऑक्साइड ऑफ 4th ग्रुप पर अनस्टेबल। गलत है बच्चों, अनस्टेबल सिर्फ होता है सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड, सिर्फ अनस्टेबल होता है सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड। क्या हो रहा है आज भाई? अनस्टेबल सिर्फ सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड होता है, बाकी सब स्टेबल होते हैं, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फर्स्ट 3 डाई ऑक्साइड ऑफ 4th ग्रुप आर एसिडिक। बिल्कुल सही बात है बच्चों। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो डाई ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो एसिडिक होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो ये दोनों बच्चों तीनों होते हैं प्योरली एसिडिक।
और ये दोनों होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक। तो चौथा वाला पॉइंट सही था। तो आप बताइए कितने पॉइंट सही हैं? 1 2 3 पॉइंट सही हैं। थर्ड इज द राइट आंसर। 10th के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है। 13 ही पूछा है, हाँ 13 पूछा, ये रहा। क्या है भाई? CO रेड्यूसर। बच्चों फैक्ट है, आपने ये क्यों पूछा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑलमोस्ट सभी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, लेकिन नहीं करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्कली मेटल ऑक्साइड एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड। इनको रिड्यूस नहीं करता है, बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट है, सेकेंड है और एल्यूमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इनके कंपाउंड को रिड्यूस करने की औकात यूजली किसी रिड्यूसिंग एजेंट के पास नहीं होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, लेकिन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्साइडों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए 13 का थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपने हमसे पूछा है, ये रहा। आइए 15 देख लेते हैं बच्चों। 15 वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पता नहीं आपने क्यों पूछा। क्या मैं यहीं पर बता दूं? चलिए यहीं बता देते हैं। देखिए ये आपके सामने कीटोन है, अमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ये आपका हो गया क्लीमेंशन रिडक्शन। और क्लीमेंशन रिडक्शन क्या करता है? वो CO ग्रुप को रिड्यूस कर देता है CH2 ग्रुप में। तो व्हाट इज A? A बन जाएगा इथाइल बेंजीन। इसके बाद आपने डाला है NBS। NBS इज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एलिलिक ब्रोमिनेशन कॉज करेगा। ये जो एलिल वाला कार्बन है यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। देन व्हाट इज B? मैं यहां बना दूं अगर B को छोटा सा, तो B हो जाएगा बच्चों ये, यहां पे Br आ जाएगा, राइट। इसके बाद बच्चों आपने डाला है एल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। अल्फा से Br हटेगा, बीटा से H हटेगा, बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो व्हाट इज C? C बच्चों ये होगा स्टाइरीन, दिस इज C। इसके बाद आपने HCl डाला है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HCl के केस में पेरोक्साइड का कोई यूज नहीं होगा। आप सिंपल क्या करिए, मार्कोनिकॉफ रूल से इसका एडिशन करा दीजिए। पाई बॉन्ड कटेगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। सो द राइट आंसर इज 4th। ओके, तो 3 रिएक्शन यहां पर यूज हुई थी। पहला क्लीमेंशन रिडक्शन था, दूसरा एलिलिक ब्रोमिनेशन था, तीसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था, और चौथा मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HCl था। अगर यहां पर HBr लगा होता तो पेरोक्साइड इफेक्ट काम करता। HCl के ऊपर पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है। मार्कोनिकॉफ से आपने एडिशन करा दिया। 4th इज द राइट आंसर। एक सुंदर सा क्वेश्चन, बिल्कुल नीट लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपने पूछा है हमसे। अच्छा भाई, देखिए भाई क्यों पूछा है। सवाल है इनमें से वो कौन सी रिएक्शन है जिससे प्रोपेन प्राप्त नहीं होगा। आइए 1 बाय 1 सारी रिएक्शन आपको बता देते हैं। देखिए पहली रिएक्शन बताने जा रहे हैं। ये जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमें मिलेगा। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब वाटर से कराएंगे, आपको मालूम है RMGS की रिएक्शन जब किसी कंस से कराते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड का जो R होता है वो कंस वाले H को लेकर अलग हो जाता है, और इस प्रकार से
प्रोपेन हमें प्राप्त होगा। तो पहली वाली रिएक्शन से प्रोपेन को बनाया जा सकता है, इससे तो प्रोपेन बना सकते हैं। अब दूसरी रिएक्शन देखिए बच्चों, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन आपने ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से कराई है, CH3MgBr। आपको मालूम है ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ कार्बन आयन। ये कार्बन आयन यहां पे अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो Cl जो है वो बॉन्ड पेयर को लेके अलग हो जाएगा और इस प्रकार से हमें एसीटोन प्राप्त होगा। आपको मालूम है कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल के प्रति हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट फिर से अटैक करेगा, लाइक ये माइनस जो है यहां पे अटैक करेगा, यहां पे माइनस आएगा जो दूसरे स्टेप में सॉल्वेंट से H+ को ले लेगा। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा एल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एट sp2 कार्बन, CH3 माइनस अंदर आया, Cl माइनस बाहर बन गया एसीटोन। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का R माइनस यहां पे अटैक करके ऐड हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन O पर जाएगा, O पे माइनस चार्ज आएगा और वो माइनस वाटर से H+ को ले लेगा और फाइनली एल्कोहल बनाएगा। तो जो सेकंड वाला स्टेप है इससे एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, सॉरी एल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, आंसर क्या हो गया था। लेकिन मैं आपको आगे की रिएक्शन भी रिवाइज कराना चाहूंगा, ये मैं हटाना चाहूंगा। आगे देखते हैं तीसरी रिएक्शन से कैसे बन सकता है प्रोपेन। आप देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बच्चों इसका हाइड्रोबोरेशन होगा, B2S6 हाइड्रोबोरेशन। ध्यान रखिए आप इसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते, अभी फिलहाल हाइड्रोबोरेशन होगा, एडिशन ऑफ डाइबोरेन होगा। इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, ये बॉन्ड कटेगा, यहां पर H आता है और यहां पर B आता है, राइट। तो आप देखिए क्या होगा, CH3 CH2 का होल क्यूब B। उम्मीद है देखिए आपको सब मालूम होगा, अब यहां पे ज्यादा अंदर मत घुसनी है। दीजिए B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और अभी अभी ये लकली आपने देखा था कि B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ THF मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, BH3 के फॉर्म में पाया जाता है। तो 3 मॉलिक्यूल में क्या होगा, सबके इस कार्बन को एक एक H मिल जाएगा। करके दिखाए क्या, चलो करके दिखा देते हैं भाई, ये कैसे काम हो रहा है ये वाला। इसके 3 मॉलिक्यूल, चलो बेटा करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ये कैसे वो बनता है आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूं, क्या देखिएगा सब लोग। B2S6 इन THF BH3 के फॉर्म में होगा, राइट। अब देखो क्या होगा, वेरी सिंपल, बॉन्ड कटे भाई, एक H इसको मिल गया, दूसरा H इसको मिल गया, तीसरा H इसको मिल गया, राइट। तो ये तीनों कार्बन संतुष्ट हो गए। इन तीनों कार्बन की अभी एक एक वैलेंसी खाली है और इस बोरॉन की भी एक वैलेंसी खाली है, तो ये अपनी वैलेंसी को इससे मिला लेते हैं और इस प्रकार से देखिए बच्चों ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। देखिए बीच वाला कार्बन संतुष्ट हो गया है, और साइड वाला जो कार्बन है वो बोरॉन से संतुष्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, जो आपने वहां पे बनाया। तो आई होप ये किस प्रकार से इन 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन ने BH3 को ऐड किया,
किस प्रकार से हाइड्रोबोरेशन हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। राइट बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई। मैं इसको हटा दे रहा हूं, जगह की जरूरत है। वो रिएक्शन कैसे हो रही है मैंने आपको ये समझाया है। अच्छा देखिए, अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन है, यहां पे बच्चों दो रिएक्शनें पॉसिबल है। रिएक्शनें तो यहां पर तीन पॉसिबल है, लेकिन वो मतलब नहीं बनता है। एक रिएक्शन है आफ्टर हाइड्रोबोरेशन, हम लोग कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये जो फ्री वैलेंसी है यहां से कटता है और एक OH मिल जाता है और इस प्रकार से अल्कोहल बन जाता है। तो यहां से यहां और यहां से यहां, दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोबोरेशन, दिस सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर आपने सेकेंड स्टेप में कोई प्रोटोनिक एसिड डाल दिया, लाइक एसिटिक एसिड, मतलब हाइड्रोबोरेशन के बाद आप ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे हैं, आप प्रोटोनेशन करवा रहे हैं, तो आप देखिए बॉन्ड कटेगा और वहां पे H आ जाएगा और प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोपेन का। तो यहां पर देखिए, आपने हाइड्रोबोरेशन तो कराया है, ट्राई एल्काइल बोरेन तो बना होगा फर्स्ट स्टेप, बट सेकंड स्टेप इज नॉट ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप इज प्रोटोनेशन, इसलिए यहां पर बिल्कुल प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही। ओके, रिएक्शन एक और भी होती है AgNO3 के साथ, बट वो बेकार की रिएक्शन है, कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, यहां से यहां और फिर यहां से यहां तक की रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट में आप लोग लिखते हो HBO प्रोसेस। और HBO प्रोसेस यूजुअली हम लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाटर को ऐड करते हैं। ध्यान दीजिए, वाटर का प्लस जा रहा है वहां जहां हाइड्रोजन कम है और वाटर का माइनस जा रहा है वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। थर्ड स्टेप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं है, थर्ड स्टेप है हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, इसलिए प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। चौथा वाला तो बच्चों आपको मालूम है, रेड फास्फोरस प्लस HI क्या करता है, ये बॉन्ड कटेगा, एक H इधर एक H इधर, यहां से भी प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। तो किससे नहीं हो रहा प्रोपेन का फॉर्मेशन? सेकंड से नहीं हो रहा है। तो 17 का बच्चों आंसर हो गया सेकंड। इसके बाद बच्चों आपने पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 20, सब दिखाई पड़ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। जो भी नया पॉइंट आएगा मैं आपसे कह दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। आई क्या है भाई? आहा, 2 ब्यूटीन। चलो, ये रहा 2 ब्यूटीन और इसमें आपने एल्कलाइन की अमोनो4 डाला। देखिए, मैं मानता हूं कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एल्कलाइन के अमोनो4 में कि 1% कोल्ड एल्कलाइन के अमोनो4 अगर है तो वो बेयर्स रिएजेंट होता है, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन KMNO4 इन एल्कलाइन मीडियम हॉट कंडीशन अगर है तो वो थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। देखिए, कहीं पर हॉट मेंशन नहीं है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, पाई बॉन्ड कटता है और सिस हाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक OH इधर एक OH इधर। कौन सा बच्चों आंसर है? फोर्थ आंसर। अगर बच्चों ये हॉट क्यूब होता तो ये 20 से बॉन्ड कट जाता और 2 कार्बन का एसिड, एसिटिक एसिड आपको प्राप्त होता। कहीं पर भी एसिटिक एसिड नहीं है, तो ऐसे भी आप समझ सकते थे कि ये जो एल्कलाइन KMNO4 है ये हॉट क्यूब वाला नहीं है, बल्कि ये बेयर्स रिएजेंट वाला है, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMNO4। सिस हाइड्रोक्सिलेशन होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। बच्चों 20 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 24। ओ हो 24 में गड़बड़ है भाई, कभी कभी हो जाती है बेटा, मिसप्रिंटिंग हो जाती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं हमारे स्टूडेंट ने इस गलती को पकड़ लिया होगा।
साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ऊपर जगह भी खाली थी और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब ये एसिटिलीन है। पाई बॉन्ड की मिसिंग हो गई थी बच्चों, ये एसिटिलीन था। ये देखिए आप समझ गए होंगे, वाटर का एडिशन आपको कराना है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 मोल पानी को ऐड करा दीजिए। जब कभी भी Hg+2 लिखा होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड कटेंगे, एक को दे दो पानी का 2H+ और एक को दो पानी के 2OH-। ये जेम डाइऑल बच्चों बनेगा। जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है, वाटर निकल जाएगा और एसिटल्डिहाइड बनेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ए। इस एसिटल्डिहाइड के ऊपर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का एल्कोहल बनेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज वाई। वाई में आपने फास्फोरस डाला है प्लस ब्रोमीन डाला है, OH को हटाएगा, Br को लगाएगा। ए वाई। व्हाट इज दिस? दिस इज जेड। तो आपसे उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज जेड? जेड इज इथाइल ब्रोमाइड। सो थर्ड इज द राइट आंसर। एल्काइन में जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन करते कुछ मत करिए, 2 मोल पानी को ऐड कर दो। कितने मोल पानी को ऐड कर दो? 2 मोल पानी को ऐड कर देते हैं हम लोग। दो मोल पानी को हम लोग ऐड करवा देते हैं, 2H+ 2OH-। जेम डाइऑल बनेगा, अनस्टेबल होगा, पानी निकल जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का हमने करवा दिया रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ LiAlH4। जितने कार्बन का एल्डिहाइड होता है उतने कार्बन का एल्कोहल बनेगा। जहां जहां OH वहां Br और 2 कार्बन का एथिल ब्रोमाइड आपको प्राप्त होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। 24 के बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है। 27 तो पूछकर मतलब समझो आपने ऐसी फीलिंग दी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब 27 नंबर क्वेश्चन आपने पूछा है, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है इस क्वेश्चन से। क्लास में तो सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ाया है। मेरा जो केमोटॉनिक्स करके यूट्यूब चैनल है उसमें भी मैंने सॉलिड स्टेट को अलग से 4 लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं। अब वहां पर लेक्चर को देखें। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है, जिस भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर्वप्रथम सॉलिड स्टेट के 4 लेक्चर जो मेरे YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं, आप सर्वप्रथम उन 4 लेक्चर को देखें। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ना इस क्वेश्चन में, ना इस क्वेश्चन में, ना आगे के क्वेश्चन से। ओके, ये बताने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, सब बच्चों को रटा हुआ है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जेड की वैल्यू होती है 1। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जेड की वैल्यू आती है 4। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जेड की वैल्यू आती है 2। यहां पर एटम सिर्फ रखा होता है क्यूब के कॉर्नर पर, यहां पर एटम रखे होते हैं क्यूब के कॉर्नर और हर फेस के सेंटर पर, और यहां पर एटम रखे होते हैं क्यूब के कॉर्नर और क्यूब के बॉडी सेंटर पर। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 8, जेड की वैल्यू 1 आई। यहां पर देखिए कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, फेस सेंटर वाले का होता है 1/2, जेड की वैल्यू 4 आई। इस वाले में देखिए 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर, कंट्रीब्यूशन 1, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 1। आपसे रेशियो पूछा है, पहले किसका पूछा है? सिंपल क्यूबिक का, तो 1 लिख लो। फिर बॉडी सेंटर का पूछा है, ये 2 होगा। फिर पूछा है बॉडी सेंटर का, तो 2 लिख लो। फिर पूछा है फेस सेंटर का, तो 4 लिख लो। 1s2 2s2 4। थर्ड इज द राइट आंसर।
जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है वो प्लीज सॉलिड स्टेट के 4 लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप पहले उनको देखिए बच्चों, राइट। 27 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है बच्चों, यहां पे कुछ लिखवाएंगे, आपको नोट करना है। ये देखिए 29, आ जाओ भाई। 29 में आपको सबसे पहले जो क्या नोट करना है, अपनी कॉपी पर नोट करना है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे TiO, CrO2 and ReO3 okay behaves like metal. Behaves like metal. मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद भी ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और इनमें जो ये रेनियम जो ऑक्साइड है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इट्स मेटेलिक कंडक्टिविटी इज लाइक कॉपर। रेनियम ऑक्साइड की जो मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर के तरीके होती है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट में लिखना चाहूंगा VO2, VO3 और TiO3 दे वर्क एज, पता नहीं क्या हो गया आज, ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं और इंसुलेटर प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये एक बात आपको नोट करनी थी, अपनी कॉपी में याद करना है। ये आपको पॉइंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए बच्चों। देखिए तो रेनियम ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है कंडक्टिविटी लाइक कॉपर। फर्स्ट का आंसर पी हो गया, तो थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, राइट। VO3 के बारे में बताया, एक्ट एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। 2 की वैल्यू बच्चों R हो गई, तो ये वाला भी गलत हो गया, यहीं से आंसर आ गया, फर्स्ट इज P, 2 इज R। बाकी बच्चों अगर आपको याद हो, MnO जो होता है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, और CrO2 जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक होता है, ये आपको याद होगा। फेरोमैग्नेटिक हम उनको कहते हैं जिनके सारे डोमेन्स जो होते हैं एक ही तरफ अलाइंड होते हैं। फेरी मैग्नेटिक उनको कहते हैं मोस्ट ऑफ द डोमेन एक तरफ होते हैं, कुछ दूसरे तरफ होते हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक उनको कहते हैं जिनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, जितने डोमेन ऊपर की तरफ उतने ही डोमेन नीचे की तरफ होते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें आप लोग को नहीं मालूम था ये वाला पॉइंट, नहीं मालूम था ये वाला पॉइंट, जिसके लिए मैंने आपको ये थ्योरी लिखवाई है, कॉपी पे लिखना है। 29 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है बच्चों, तो वो कौन सा ऑक्साइड है जिसकी मेटेलिक कंडक्टिविटी कॉपर के जैसी होती है, रेनियम ऑक्साइड। ये देखिए वाला सवाल वही है, फेरो, फेरी और एंटी फेरो वाला जो अभी समझाया मैंने। आपने क्वेश्चन नंबर 31 मेरे से पूछा है, आइए। एलिमेंट बी फॉर्म CCP, कोई एलिमेंट बी है जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो मान लिया आपने बी का नंबर है Z, अगर बी का नंबर Z है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड Z होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 2Z होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बराबर होता है जो क्लोज पैकिंग बना रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 2 टाइम्स होता है। ये 2Z लिखा है बच्चों,
2z लिखा है, ठीक। अच्छा आगे बढ़िए। ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ किसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो ए का लंबा कितना आ गया? z/2। एन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, ये देखिए। तो बताइए फार्मूला क्या होगा? ए बी ओ के टर्म से बताना है, तो ए z/2 बी z ओ 2z। सॉल्व करिए, z z z कैंसल हो गया, होल नंबर में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a का कॉफिशिएंट 1 आएगा, b का कॉफिशिएंट 2 आएगा और o का कॉफिशिएंट 4 आएगा। AB2O4 इज द राइट आंसर। तो जो एटम क्लोज पैकिंग बना रहा है, हम उसके नंबर को पता कर लेते हैं। उतना ही नंबर होता है OV का, डबल नंबर होता है TV का। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। राइट। 31 के बाद 33 आपने पूछा है। अब बताइए 33 वाला क्वेश्चन आपने पूछा है, अब मैं इसमें क्या कहूं बताइए मेरे भाई। वॉइड फ्रैक्शन है, वॉइड फ्रैक्शन है 0.26, खाली स्थान है 0.26, तो भरा स्थान पैकिंग फ्रैक्शन होगा 0.74, परसेंटेज में बदलोगे तो 74%। आपको मालूम होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन 74% CCP का भी होता है और HCP का भी होता है। CCP का मतलब ABC, ABC, ABC टाइप क्लोज पैकिंग, और HCP का मतलब AB, AB, AB टाइप क्लोज पैकिंग। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, आंसर लगाएंगे फोर्थ, बोथ 1 and 2। BCC का होता है 68% और सिंपल क्यूबिक का होता है 52%। सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होता है FCC, जिसको CCP भी कहते हैं, और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 74%। 33 के बाद आपने 36 हमसे पूछा है। ये देखिए 36 वाला ब्रैग्स इक्वेशन का ये क्वेश्चन था। क्या होती है ब्रैग इक्वेशन? मान लीजिए ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बच्चों? जो एक डेफिनेट पैटर्न में, डेफिनेट प्लेन में अरेंज होते हैं। ये मान लीजिए प्लेन्स है, ये मान लीजिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। यहां से कोई इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे का प्लेन से एंगल होता है थीटा। ये नॉर्मल है और ये बच्चों डिफ्रैक्ट हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। ये एंगल भी कितना होता है बच्चों? थीटा। ओके, आप देख सकते हैं नॉर्मल से प्लेन का एंगल होगा 90। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो ब्रैग इक्वेशन हमसे कहती है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। थीटा क्या है? इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच का एंगल। d क्या होता है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। n को कहते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। और आज हैंग बहुत कर रहा है ये, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन n बराबर 1, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन n बराबर 2, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन n बराबर 3। अगर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन नहीं दिया जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन आप मानेंगे।
आइए क्वेश्चन करते हैं। टू ऑब्टेन ए डिफ्रैक्शन पीक फॉर ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विद इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यहीं पे कर देते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ, लो बराबर है, कट गए। डिफ्रैक्शन पीक चाहिए हमको, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन आप मानेंगे n बराबर 1 रख दीजिए, तो 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आपको ये बात मालूम होगी, तो आपका आंसर क्या आ गया, 36 is 3। सिंपल क्वेश्चन था। पता नहीं एक बच्चा कहां पे कंफ्यूज हो गया, वो 2 थीटा को इस्तेमाल करने लगा। यहां पर तो कोई 2 थीटा दिया ही नहीं गया है बच्चों। ओके, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी थीटा। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज थीटा, इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच के एंगल को हम थीटा बच्चों कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। 36 के बाद बच्चों आपने हमसे 39 क्वेश्चन नंबर पूछा है। थर्टी नाइन ही पूछा है ना, हाँ 39 ये पूछा। अब बताइए, ये क्वेश्चन पूछा है, एक फैक्ट है। अब इसमें मैं क्या आपको बता सकता हूं, फैक्ट है ये, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। शॉर्टकट इफेक्ट, शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लैटिस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, वैकेंसी क्रिएट होती है, इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इक्वल नंबर के लूज करते हैं, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। मास घटने के कारण डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है। अच्छे आयनिक सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं। हाई रेडियस रेशियो होना चाहिए, हाई रेडियस रेशियो होना चाहिए। ऐसे आयनिक सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं, जैसे NaCl और KCl। क्या है इसके बारे में, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 10 शॉर्टकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब। गलत है बच्चों, 10 की पावर 10 नहीं होता है, 10 की पावर 6 होता है। पॉइंट नंबर 1, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर NaCl का टुकड़ा लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो और 1 सेंटीमीटर गहराई हो। 1 1 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर NaCl का टुकड़ा लिया जाए तो इसमें बच्चों 10 की पावर 6 शॉर्टकी पेयर्स होते हैं, ना कि 10 की पावर 10। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, ये 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर और गहराई 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस NaCl क्यूब या टुकड़ा इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 6 शॉर्टकी पेयर्स होते हैं, ना कि 10 की पावर 10। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब देयर आर 10 की पावर 22 आयंस। ये भी सही है। बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़े में, 1 सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़े में कितने आयंस होते हैं, 10 की पावर 22 आयंस होते हैं। ये फैक्ट नंबर 2 है। अब आप लोग सोचो, 1 सेंटीमीटर में इतने शॉर्टकी पेयर है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने आयन है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं 10 की पावर 6 शॉर्टकी पेयर्स आर इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 22 आयंस। तो 1 शॉर्टकी पेयर इज इक्विवेलेंट टू इतने आयंस, दैट इज 10 की पावर
16 आयन। ओके, तो अगर ध्यान से देखें तो देयर आर 2 शॉटकी डिफेक्ट पर 10 की पावर 16। नो बच्चों, 2 नहीं होना चाहिए था, यहां पे 1 होना चाहिए। तो पहले वाले में करेक्शन है, करेक्शन मतलब जो क्वेश्चन लिख रखा है गलत, फॉल्स है हमारे लिए। अगर यहां पे 10 की पावर 6 लिखा होता तो ये सही हो जाता, और तीसरा वाला फॉल्स इसलिए है जहां पे 2 लिखा है, अगर वहां पे 1 लिखा होता तो तीसरा भी सही हो जाता। कुल मिला के हमसे सही स्टेटमेंट पूछा गया था, तो सही स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने शॉट की पेयर होते हैं बच्चों? 10 की पावर 6 होते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस होते हैं? 10 की पावर 22 आयंस होते हैं। दोनों स्टेटमेंट को इक्वलाइज कर दीजिए, तो 1 शॉट की पेयर इज इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 16 आयंस। 39 के बाद आपने 42 पूछा है बच्चों, 42 43 दोनों पूछे। आइए, 42 43 दोनों पूछे हैं आपने। ओके बच्चों, ये फैक्ट है, आपको मालूम होगा FeXO मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, और यहां पे बच्चों x की वैल्यू जो होती है 0.93 से लेकर 0.96 तक वेरी करती है। ऐसा NCERT में लिखा हुआ है, फैक्ट है, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। याद करना है, याद करना है, FeXO में x की वैल्यू होती है 0.93 से 0.96 बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, अब देखिए इसका आंसर वैसे नन है। आंसर क्या होगा? नन। आपकी सीट में आंसर फर्स्ट दिया गया है, थोड़ा करेक्शन है, ये 10 की पावर 21 होगा। अब जो चाहे आप कर लीजिए। अगर आपका आंसर 10 की पावर 21 आ रहा था, वो सोच के आपने नन लगा दिया है, तो आप अपने में 5 नंबर जोड़ लीजिएगा। दैट्स इट। ओके, पक्का? अब मैं सवाल को सॉल्व कर दे रहा हूं। करेक्शन है, अगर यहां पर ये जो 22 लिखा है, अगर ये 21 कर दिया जाए तो पहला आंसर आ जाएगा। क्योंकि नन भी एक ऑप्शन था, इसलिए आप इसका आंसर नन लगाते, और हमने चूंकि फर्स्ट दे दिया है, आप 5 नंबर ऐड कर लीजिएगा। अब हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी स्ट्रक्चर है। सीसीपी बोले तो FCC। मेटेलिक रेडियस दिया है 125 pm। पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, या 1.25 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। हाउ मैनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम? देखो, हमारे पास ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक। अब ये एल्यूमिनियम जो FCC में, तो FCC का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? CCP। ऐसे ऐसे मतलब इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक में जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं वो FCC पैटर्न में अरेंज है। सीधी सी बात है, ऐसे। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर इस एल्यूमिनियम ब्लॉक का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो बताओ कितने यूनिट सेल इसके अंदर होंगे। वेरी वेरी सिंपल। आप एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लीजिए, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल आप निकाल लीजिए, दैट इज ए क्यूब। वेरी सिंपल, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था, क्लास 5th स्टैंडर्ड का ये सवाल था, पता नहीं आप क्यों नहीं कर पाए। वेरी सिंपल। इतना वॉल्यूम अगर होता
तो एक क्यूब होता, तो अगर इतना वॉल्यूम लिया जाए तो कितने यूनिट सेल होंगे? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या थीम है? फिर थीम समझिए। एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल है, अगर एल्यूमिनियम के एटम सीसीपी पैटर्न में उपस्थित है तो बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे? वेरी सिंपल। आपने एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला जो ए क्यूब आएगा। ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब अगर होता तो एक यूनिट सेल होता, तो अगर इतना वॉल्यूम होगा तो कितने यूनिट सेल होंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए करते हैं। थीम समझ में आ गया? मैं ये हटा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, अब अगर आपको एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है तो आपको एज लेंथ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, चूंकि बच्चों ये सीसीपी में है, आपको शायद मालूम हो, सीसीपी में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स में भी होते हैं और हर फेस के सेंटर में भी होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, R, 2R और R, दैट इज 4R इक्वल टू फेस डायगोनल A√2। तो यहां से A बराबर आ जाएगा 4R/√2। वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू 1.25 10⁻⁻8 अपॉन √2। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग इसको। दशमलव अगर हटा दें तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये देखिए 4 से ये कटेगा, 25 आएगा, 25 पंचे 125। हम और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर हम यहां पे 10⁻⁻7 कर दें तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज ए क्यूब। ए की वैल्यू है इतना, इसका क्यूब कर दो। सॉल्व करना चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर आएगा 10⁻⁻21, नीचे आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और √2 का जब क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा। मतलब इतना वॉल्यूम अगर होता तो एक यूनिट सेल होता, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होगा तो कितने यूनिट सेल होंगे? मैं रब करके ऊपर करने जा रहा हूं, लिखेंगे 10⁻⁻21 अपॉन 16√2 सेंटीमीटर क्यूब होने पर एक यूनिट सेल होता। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होने पर कितने यूनिट सेल होंगे? ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में 16√2 यूनिट सेल। और यही बच्चों आपका आंसर है। 10⁻⁻21 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+21 हो जाएगा, 16√2 10⁻21। तो सिंपल क्वेश्चन था। 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम के टुकड़े में कितने यूनिट सेल होंगे अगर एल्यूमिनियम सीसीपी पैकिंग में है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लीजिए ए क्यूब। तो ए क्यूब अगर होता तो एक यूनिट सेल होता, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो कितने यूनिट सेल होंगे? यूनिटरी मेथड लगाना था। अब यहां पे रेडियस तो दिया गया था एटम का
एज नहीं दिया गया तो सीसीपी का मतलब एफसीसी होता है 4r बराबर a रूट 2 आ गया, तो यहां से a बराबर 4r बाई रूट 2 आ गया, वैल्यू रखी, आपकी आंसर आ गई। बच्चों जानते हो मैंने पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में क्यों बदला, क्योंकि एग्जामिनर जिस वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है वो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए यूनिट सेल का वॉल्यूम भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा। राइट, तो 43 क्वेश्चन के बाद आपने 45 नंबर सवाल भी पूछा है। ये सवाल भी पूछ के बहुत दुख प्राप्त आपने हमको दिया। आप देखिए इस क्वेश्चन में मैंने साफ साफ अभी रिसेंटली सॉलिड स्टेट के 4 लेक्चर्स पढ़ाए हैं और क्लास में भी पढ़ाया है। एमॉर्फस सॉलिड, जितने भी पॉलीमर होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड में बच्चों आते हैं। सेलोफेन ओके, बट नेपथलीन इज नॉट ओके। नेपथलीन जो होता है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ग्लास इज ओके, बट एक गड़बड़ हो गया तो ये आंसर नहीं होगा। नेपथलीन गड़बड़ हो गया, बेंजोइक एसिड गड़बड़ हो गया, पॉलीमर है ये सही है, 2 गड़बड़ हो गए तो ये भी आंसर नहीं होगा। पॉलीयूरेथेन यस एमॉर्फस होगा, जितने भी पॉलीमर होते हैं एमॉर्फस होते हैं। सेलोफेन सेलुलोज का डेरिवेटिव होता है, एमॉर्फस होगा। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, पॉलीमर होता है, ये भी एमॉर्फस होगा। तीनों के तीनों एमॉर्फस हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो 45 का बच्चों आंसर क्या हुआ 3। बहुत अच्छे क्वेश्चंस। मैं कोई अपनी तारीफ बच्चों नहीं कर रहा हूं, ना मुझे अपनी तारीफ करने का शौक है। पेपर की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इन पेपर को अच्छे से दें। क्वेश्चन आपके 30 सही हो या 35 सही हो या 40 सही हो या 42 सही हो, पेपर को घर पर विधिवत दोबारा आप लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पेपर दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, टेस्ट दीजिए, लाइव टेस्ट दीजिए और इस पेपर को दोबारा भी सॉल्व करिए। ओके, तो टेस्ट नंबर 6 खत्म होता है। अगला टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 7। फिर मिलेंगे हम लोग अगले डिस्कशन में टेस्ट नंबर 7। खुश रहो बच्चों, पढ़ते रहो, मस्त रहो और मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। ओके बेटा, थैंक यू।